एंटॉप हिल की मशहूर मार्केट के करीब आकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से नीचे उतरकर चौराहे की जानिब चलना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं एक गली में दाखिल हुआ जहां बहुत सी कच्ची झोंपड़ियां मौजूद थीं। इस गली में फल फरोशों, सब्जी फरोशों और पुराने फर्नीचर की कई दुकानें भी थीं। गली के लोगों के हजूम से पुर थी और लोग तामिल ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे। ये वरदराजन के ख्वाबों का मिनी तमिलनाडु था जो इसने अपने मकासद हासिल करने के लिए सेंट्रल बम्बई में आबाद किया था। आज वो नहीं था, लेकिन इसकी बसाई हुई ये कच्ची बस्तियां आज भी अपनी आबोताब से बम्बई शहर का हिस्सा हैं। स्टेन खोलीवाड़ा की कच्ची बस्ती 80 की दिहाई में वरदराजन के गैर कानूनी शराब के धंधे का मरकज़ थी और आज तक इसकी वजह शोहरत यही गैर कानूनी धंधा है। इसके बाद इस कच्ची बस्ती को महालक्ष्मी जैसी डॉन मिली। पापा मनी ने मुंशियात के धंधे में सबको पीछे छोड़ दिया। आज इस बस्ती के बहुत से लोग दीगर कारोबार से वाबस्ता दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की इस शहर में कमी नहीं जिनकी ज़िंदगी इस बस्ती ने और मुंशियात के धंधे ने हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। ये कच्ची बस्ती इस पहाड़ी पर आबाद है जहाँ ऊपर की जानिब जाकर एक मंदिर आता है। इन झोंपड़ियों को देखकर मुझे सोनापुर की वो झोंपड़ी याद आ गई जहाँ मैं ज्योति अम्मा से मिलने गया था और वहीं पहली मर्तबा मैंने पापा मानी महालक्ष्मी के बारे में सुना था कि मुंशियात के धंधे के पीछे असल डॉन तो कोई और है, लेकिन आज तक मेरी इससे मुलाकात नहीं हो सकी थी। जब मुझे पता चला कि पापा मानी आज भी खोलीवाड़ा में ही रहती है तो मैं इससे यहाँ मिलने चला आया। क्योंकि पापा मानी बहुत मशहूर औरत थी और खोलीवाड़ा वालों की तो वो अम्मा थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे तलाश करना इंतहाई आसान होगा। जिससे पूछूंगा इसके घर तक पहुंचा देगा, लेकिन मेरे अंदाजे गलत साबित हुए। मैंने जिस किसी से खोलीवाड़ा में इसके बारे में पूछा, इसने कहा कि वो इस बारे में जानता है या नहीं जानती। बस्ती की माई बाप होना तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो लोग इसे जानते तक ना थे। मुख्तलिफ लोगों के मुबहम जवाबात, मशकूक नज़रों, गलत हिदायत के बाद बिला मैंने इस औरत की जानिब जाने का इरादा किया जो इस वक्त से पुर इसरार अंदाज में मेरा ताक़ुब कर रही थी। जब मैं इस बस्ती में दाखिल हुआ था, जब मैं इसके पास गया तो इसने गुर्राते हुए मुझसे पूछा, तुम पापा मानी के बारे में क्या जानते हो? मैंने इंतहाई एहतियात के साथ अपने अल्फाज का इंतखाब करते हुए कहा, यहाँ वो सब की अम्मा मशहूर हैं। इस औरत ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, अगर मैं बोलूं कि मैं पापा मानी हूं तो एंटी नारकोटिक्स वालों के रिकॉर्ड में मैं पापा मानी की एक पुरानी तस्वीर देख चुका था और मेरे सामने खड़ी औरत में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो इस तस्वीर से ज़रा भी मिलती हो। मैंने इसे कहा, नहीं, तुम पापा मानी नहीं हो सकती। अचानक ही इसके चेहरे पर एक पुर इसरार सी हंसी छा गई। इसके बाद इसने आगे की जानिब इशारा करते हुए कहा, वो पापा मानी आगे चौक पर बैठती है। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इस जानिब चल पड़ा। अभी मैं इस चौराहे की जानिब थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मैंने देखा एक चौराहे पर एक औरत लकड़ी के रेड़े के पास तन्हा बैठी है। जब मैं वहां पहुंचा तो इस औरत ने मेरी जानिब देखा और हिंदी ज़बान में भारी सी आवाज़ में कहने लगी, क्या तुम्हें मेरी तलाश है? मेरा चेहरा दूसरी जानिब था। इसकी आवाज़ सुनते ही मैं इसकी जानिब मुड़ा। ज़रा गौर किया तो मेरे सामने वो ही पापा मानी बैठी थी जिसकी अर्ज़ दराज से मुझे तलाश थी। हाँ, बिल्कुल यही थी महालक्ष्मी पापा मानी। इस औरत को देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। ये वो औरत थी जिसके आज तक या तो मैंने चर्चे सुने थे या इसके बारे में पुलिस रिकॉर्ड के ज़रिए ही मुझे कुछ मालूमात हासिल हुई थी। आज वो इतनी आराम से मेरे इतने करीब मौजूद थी। वो अपनी साड़ी के पल्लू से ख़ुद को हवा दे रही थी। मैं तो समझा था कि शायद मैं इससे कभी ना मिल सकूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसे मालूम था कि मैं ही इससे मिलने आ रहा हूँ और वो मेरे ही इंतज़ार में वहाँ जैसे बैठी हो। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि इसके गिर्द ना तो इसके चाहने वालों का हजूम था, ना इसके कारिंदे और ना ही वो हिजड़े जिनकी कहानियाँ मशहूर थीं। मैं पापा मानी के कुछ करीब हुआ तो वो कहने लगी, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? ज्योति की तरह मैंने इससे भी झूठ बोला, मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ। ये सुनते ही उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसरार किया,
हम लोग तुम्हारे लिए किसी काम का बंदोबस्त कर सकते हैं। इसने अजीब से अंदाज में कहा। मेरे लिए? मेरे पास तो पहले ही करने को बहुत काम है। देखो, मैं गुजर बसर करने के लिए ये काम करती हूँ। मैं इस काम से काफ़ी कमा लेती हूँ। मैंने इसके रेड़े की जानिब देखा तो इस पर आलू और प्याज का ढेर लगा हुआ था। फिर इसने कुछ तंजिया अंदाज से कहा, मैं सब्ज़ी बेचती हूँ, तुमको सब्ज़ी लेना है? कुछ देर तक तो मुझे समझ में ना आया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि इससे चंद बातें ज़रूर करूं। मैंने फ़ौरन ही जवाब दिया, हाँ 2 किलो तोल दो। पापा मानी मेरी इस हरकत पर कुछ हैरान दिखाई दी। शायद वो सोच रही थी कि मैं सब्ज़ी लेने नहीं आया। बहरहाल इसने फ़ौरन ही अपनी हैरत के तस्सुरात को चेहरे से गायब करते हुए सब्ज़ी तोलना शुरू किया। जब वो तराजू में सब्ज़ी डाल रही थी तब मैंने इससे पूछा, तुम कब से ये काम कर रही हो? इसने जवाब दिया, 2 साल से। मैंने पूछा, तुम्हारे खिलाफ पुलिस मुकदमात का क्या बना? इसने हैरत से पूछा, पुलिस मुकदमात? मैंने कहा, मुंशियात फ़रोग़ जो मुकदमात बनाए गए थे। इसने जवाब दिया, पुलिस वाले मुझसे जलते हैं। मेरा धंधा खोलीवाड़ा के सैकड़ों बासियों के लिए एक सहारा था। मेरे पैसे से लोगों का पेट भरता था और गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। मैं तो माशरे का भला कर रही थी। मैंने इससे पूछा, तो फिर तुमने ये सब्ज़ी का रेड़ा क्यों लगाना शुरू कर दिया? पापा मानी बोली, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया और मेरी बेटी घर से भाग गई। अब मैं किसके लिए इतने पैसे कमाऊँ? ये कहते हुए उसने सब्ज़ी थैले में डाली और कहा, 45 रुपये हो गए। जब वो पैसे गिन रही थी इस वक्त मेरे जहन में वो कहानियाँ गर्दिश करने लगीं जब लाखों रुपए पापा मानी की साड़ी से बंधे होते थे। मैंने 45 रुपये इसके हाथ में थमा दिए। मैं सोच रहा था जिन हाथों ने करोड़ों गिने, इन्हें 45 रुपये क्या लगते होंगे। इसने पैसे गिने और पैसे गिनने के बाद रोड के इस पार किसी शख्स को देखकर सर हिलाया। जब मैंने नज़र उठाकर इधर उधर देखा तो हमारे गिर्द कई लोग खड़े हमारी जानिब देख रहे थे। मैंने इन लोगों को नज़रअंदाज करके एक मरतबा फिर पापा मानी से गुफ्तगू जारी रखना चाहिए। मैंने इसे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसने फ़ौरन ही कहा, अच्छा लाओ भाई, अभी 50,000 रुपये दे दो। मैंने कहा, क्या करोगी? कहने लगी, मुझे ऑपरेशन करवाना है, मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। जब पैसे ले आओगे तो फिर आगे बात करेंगे। इसके अंदाज़े गुफ्तगू से ऐसा लगा गोया कि वो मुझसे भत्ता वसूल कर रही हो। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर गई जब 5 ख़तरनाक तामिल औरतें स्टॉल के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गईं। मेरी छठी हिस्स ने कहा, कुछ गड़बड़ है। मैंने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। मैंने सब्ज़ी के थैले उठाए और वहाँ से चल पड़ा। यूँ ही मैं जाने लगा, पापा मानी ने आवाज़ देकर कहा, ख़रीदारी के लिए आते रहना। मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन पता नहीं वो मुझे क्या ख़रीदने का कह रही थी, आलू प्याज या हीरोइन की पुड़िया। मैं चलता रहा और जब मैंने महसूस किया कि मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ तो मैंने पलट कर देखा। वो इस चौराहे पर नहीं बैठी थी। मैंने देखा कि एक नौजवान जूट की एक बोरी में सब्जियां डालकर कहीं ले जा रहा था। चंद मिनटों के अंदर अंदर पूरा मंजर ही तब्दील हो चुका था। मैं अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। पापा मानी की कहानी आज भी मेरी समझ में नहीं आ पाई। वो एक पहेली थी और पहेली ही रही। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं खैरियत के साथ वापस आने में कामयाब हो गया। कुछ दिनों बाद मुझे एंटी नारकोटिक्स के एक मुखबिर की जानिब से फ़ोन कॉल मौसूल हुई। ये वो ही मुखबिर था जिसने पापा मानी की गिरफ्तारी में मदद की थी। इसने फ़ोन पर मुझसे कहा, मैंने सुना है कि आप पापा मानी से मिलने गए थे। मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई और मैंने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? इसने कहा, खोलीवाड़ा में आज भी वो सेटअप बहुत मशहूर है। मैंने कहा, कौन सा सेटअप? इसने जवाब दिया, जो कुछ आपने वहाँ देखा वो आपको धोखा देने के लिए लगाया गया था। मुझे सारी कहानी समझ में आने लगी। पापा मानी वो नहीं थी जो नज़र आ रही थी। आज भी खोलीवाड़ा पर पापा मानी का राज है। इसने अपने मुंशियात के धंधे का सेटअप जेल से बाहर आने के बाद दोबारा कायम कर लिया था। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए
और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। मुंबई माफिया सीज़न 2 की अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान मोहम्मद जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।